नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उस एक सवाल के बारे में जो कि आपके और हमारे जैसे डिफेंस एंथुजियास्ट हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी से, हमारी डीआरडीओ और एचएएल से लगातार पूछते रहते हैं कि भारत को अपना पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कब तक मिलने वाला है। देखिए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के भारत में वैसे तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, यानी कि जो भारत के दुश्मन देश हैं जैसे कि चीन और पाकिस्तान, वो अपनी फोर्सेस के अंदर लगातार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। चाइना इस समय 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, एक उसकी फोर्स में ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है, दूसरे के ऊपर लगातार डेवलपमेंट्स वर्क चल रहे हैं। और कुछ खबरें अब पाकिस्तान से भी ये आ रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले 24 महीनों के अंदर अपना पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपनी फोर्स के अंदर इंक्लूड करने वाला है। और इस वजह से भारत में भी सोशल मीडिया पर और डिफेंस जगत में इस चीज़ को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज़ हो गई हैं कि अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, तो पाकिस्तान भारत से 7 से 8 सालों की एक एज यहाँ पर ले लेगा। मैं 7 से 8 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एमका प्रोग्राम है, जो कि हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट 2035 तक है, यानी कि 2035 तक जाकर के हमारा पहला एमका हमें हमारी एयरफोर्स को मिल पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान से 7 से 8 सालों का जो ये गैप है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और पाकिस्तान भारत से एक एज यहाँ पर ले लेगा, टेक्नोलॉजिकल एज, जो कि 7 से 8 सालों की है। और ये गैप बहुत बड़ा है। हालांकि ग्राउंड पर तो इसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं होगा, बट इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि भारत भी अपनी एयरफोर्स को जिस तरह मॉडर्नाइज कर रहा है, जिस तरह हम अपनी एयरफोर्स को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, नए सिस्टम्स वहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट भारत की कोशिशें उतनी ज़्यादा अपने उस लेवल पर नहीं है जिस पर होनी चाहिए। हमारी जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो भी हमारी काफ़ी कम है, हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 10 स्क्वाड्रन कम है। तो 32 स्क्वाड्रन के साथ हम अपनी फ्लीट को मेंटेन किए हुए हैं। हमारे काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट पुराने हो गए हैं, उन पुराने एयरक्राफ्ट को भी हम अपग्रेड कर करके हम रोल आउट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो सिस्टम है वो ऑब्सोल्यूट होता हुआ जा रहा है। तो हमारी फोर्स को मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है, हमें नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत है। और रिसेंटली एक यहाँ पर चेन्नई में एक सेमिनार के दौरान जो पुराने डीआरडीओ के चीफ थे, यानी कि फॉर्मर डीआरडीओ के चीफ जिनका नाम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इन सब बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बात की और उन्होंने यहाँ पर लोगों के एक्सपेक्टेशंस को के बियॉन्ड जाते हुए लोगों के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाते हुए एक ऐसा बयान दिया जो कि इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत चाहे तो 2026 तक अपना पहला एमका का प्रोटोटाइप रोल आउट कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पर अपना पहला प्रोटोटाइप जनरेट कर पाएगा। और ये जो टाइम यहाँ पर हमारा सेव हो रहा है वो आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ को लेकर के गैप होगा उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हमारा एमका का जब पहला प्रोटोटाइप बन करके आ जाएगा तो हो सकता है कि भारत इसकी जो टेस्टिंग है उसमें उतने ज़्यादा समय ना ले, और अगर ऐसा होता है और उसकी टेस्टिंग एक तरह से बहुत फास्टली की जाती है, जैसे कि कोरिया की F-21 की फास्टिंग के साथ वहाँ पर टेस्टिंग की गई है, अगर इसी पेस से हमारी भी टेस्टिंग होती है तो हो सकता है कि एमका हमें 2035 की बजाय 2032 के आसपास ही हमारी फोर्सेस में इंडक्ट होता हुआ नजर आए। तो इस तरह से भारत के पास अब एक चांस ज़रूर है यहाँ पर कि भारत लगातार अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करके, भारत अपने सिस्टम्स को फास्ट फॉरवर्ड करके हो सकता है इस एयरक्राफ्ट को अपनी एक्सपेक्टेड डेट से पहले एक्वायर्ड कर सके। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ ने इन सब बारे में बात की है। उनका कहना है कि भारत के पास ऑलरेडी एलसीए प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारे लेसन्स उन्होंने सीखे हैं, बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। अब हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हमारी जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स अब आगे आ रहे हैं। हमारी जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक तरह से परिपक्व यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, तो वो भी इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो
हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो कि हमारी स्टेट ओन्ड है और जो हमारी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर के हम इस प्रोग्राम को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक होप नज़र आती है कि हमारा जो एमका है वो हमें समय से पहले मिल सकता है और भारत यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकता है जिन्होंने भारत के साथ ही इस प्रोग्राम को शुरू किया था। कुछ ने तो भारत के बाद इन अपने प्रोग्राम्स को शुरू किया था, जिसमें तुर्की का कान और कोरिया का यहाँ पर KF-21 का नाम आता है, जो कि भारत के एमका जैसे ही दोनों एयरक्राफ्ट हैं। और ये तीनों एयरक्राफ्ट यानी कि एमका, कान और KF-21 तीनों ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, तीनों ही सिंगल सीटर डबल इंजन एयरक्राफ्ट हैं, तीनों के अंदर ही जनरल इलेक्ट्रिकल्स के इंजन लगे हुए हैं। तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अगर हम बात करें साउथ कोरिया के KF-21 की, तो ये एक सक्सेस स्टोरी माना जा सकता है क्योंकि इसकी शुरुआत भी 2000 के दशक में हुई थी। हालांकि इसको फाइनलाइज होने में बहुत सारा टाइम लगा, बहुत लंबा गैप इसने भी देखा है, बट जब ये इसका प्रोटोटाइप बन करके आया 2021 में तो उन्होंने बहुत जल्दी इसकी टेस्टिंग की और 2026 तक वो अपने इसको फोर्सेस के अंदर इंडक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने 1000 एक्सीडेंट फ्री सॉटी आवर्स इस एयरक्राफ्ट ने रिसेंटली अचीव किए हैं और इतने कम टाइम में 1000 सॉटी आवर्स को कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इस एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर पूरा किया है, क्योंकि हमारे LCA को लगभग 1000 एक्सीडेंट फ्री सॉटी आवर्स अचीव करने में यहाँ पर लगभग 9 सालों का समय लगा था और इस एयरक्राफ्ट ने ये चीज़ लगभग 2 से 3 सालों में ही अचीव कर ली है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी छलांग इस एयरक्राफ्ट ने लगाई है। और अगर हमारा एमका भी कुछ इसी तरह से अपने एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स को, अपने जो भी इसकी एक्सपेरिमेंटल सॉटीज़ हैं उनको अगर इतनी फास्ट स्पीड से अगर अचीव कर सके तो यहाँ पर हमारे पास जो उसका टेस्टिंग पीरियड हमने यहाँ पर रखा है 3 से 4 साल का, वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो एमका है वो यहाँ पर इंस्पिरेशन ले सकता है KF-21 से। और KF-21 पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो वेपन बे है इसके इनिशियल वेरिएंट के अंदर वो बाहर की तरफ है, यानी कि वेपन्स के लिए यहाँ पर इंटरनल वेपन बे नहीं है। हालांकि एमका के अंदर ऐसी चीज़ होने वाली है कि वहाँ पर इंटरनल वेपन बे होने वाली है। तो जो KF-21 है वो पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। तो भारत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एमका को इनिशियली 4.5 से प्लस जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट बना सकता है और आने वाले टाइम में जब इसमें मार्क 2 जो एमका मार्क 2 बनाया जाएगा उसको हम पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में जितने भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। वो पूरी तरह एक स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को एक्वायर नहीं करते। सिर्फ अमेरिका का F-22 और कुछ हद तक अमेरिका का F-35 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि माना जा सकता है कि ये पूरी तरह एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो रशिया का Su-57 हो या फिर यहाँ पर चाइना का J-20 हो या फिर जो भी यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, इन सभी का RCF पूरी तरह जीरो नहीं है, पूरी तरह इतना मिनिमाइज नहीं है कि इसको रडार के ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट वहाँ क्रिएट कर पाए। हालांकि आने वाले दिनों में ये कैपेबिलिटीज़ बहुत सारे देश धीरे धीरे अचीव कर जाएंगे, बट एट प्रेजेंट जितने भी देश यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। और भारत को भी यहाँ पर अपने एमका को जल्दी से जल्दी रोल आउट करना चाहिए। वहाँ पर पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर नहीं भी बन पाता तो भी यहाँ पर इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लगातार एयरक्राफ्ट की कमी है। और जब हमारे पड़ोसी यहाँ पर लगातार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने फोर्सेज में इंडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पे जो एक प्रेशर है वो लगातार यहाँ पर बन रहा है। और इसी को टैकल करने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एमका जल्द से जल्द रोल आउट यहाँ पर हो सके। इसके अलावा भारत तुर्की के कान प्रोजेक्ट से भी यहाँ पर इंस्पिरेशन ले सकता है, क्योंकि तुर्की का कान प्रोजेक्ट KF-21 से ज़्यादा एडवांस है और उसने इंटरनल बे के साथ एडवांस कंपोजिट मटेरियल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है जो कि KF-21 में नहीं है। तो आज के दिन में तुर्की का ये जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो बनकर के तैयार हो चुका है। इसकी पहली मेडन फ्लाइट 2023 में कंडक्ट की गई थी, तो 1 साल पहले इसकी मेडन फ्लाइट कंडक्ट कर ली गई है। इसके ट्रायल्स अभी हो रहे हैं और 2028 तक इसको भी
तुर्की की फोर्स में इंडक्ट करने के लिए प्लानिंग चल रही है। तो इस तरह से दुनिया में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, उनके अंदर प्रोग्रेसेस देखने को मिल रही हैं। और भारत यहाँ पर अगर अभी इंजन को लेकर के या फिर फंडिंग की कमी को लेकर के अगर वो इस तरह के प्रोग्राम्स में लगातार पिछड़ता जाएगा तो भारत के लिए आने वाले दिनों में ये सिचुएशन है वो वर्ष से वर्ष होती ही जाएगी। तो भारत के पास आज के दिन में एक बहुत अच्छा मौका है। पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को चाहे 2 साल में एक्वायर करे या 3 साल में एक्वायर करे, उसका प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और भारत लगातार अपनी इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि भारत अपने प्रोग्राम को जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पर उसको स्पीड अप करें, क्योंकि भारत कहीं बाहर से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के बारे में भी नहीं सोच रहा है। तो भारत के पास केवल और केवल एक ही रास्ता है कि वो अपने एमका को जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर बना के रोल आउट कर दे। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।